सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफे ने हुन लुआन को अपने पर्पल गोल्ड फर्नेस में कैद कर दिया था। हुन लुआन यूनफे को ब्लेसिंग देने की बात कहकर वहां से निकलना चाहता था, पर यूनफे ने उसे आजाद करने से मना कर दिया। यूनफे और बाकी सब लोग केओस माउंटेन पर बैठकर कल्टिवेशन करने लग गए। अचानक यिन यांग इमोर्टल पॉन्ड के अंदर से पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान में चली गई और उसके अंदर ग्रेट दाओ के एशियन टेस्ट थे, पर यूनफे के अलावा उन्हें कोई नहीं लिख पाया। जबकि यूनफे ने उन्हें अपने ब्रेन में एजो कर लिया। तभी वहाँ केओस फ्लावर आ गया था। फिर अब हम जॉन को देखते हैं। केओस फ्लावर को देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने साथियों को भी केओस फ्लावर के बारे में बताता है। तो अबा हुई कहते हैं कि केओस फ्लावर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मुझे मिल गया तो मैं इमोर्टल बन जाऊंगा और उसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये कहकर अपने फेदर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और तेजी से केओस फ्लावर लेने के लिए जाते हैं। तभी एक कल्टिवेटर तेजी से तोबा हुई के पास से गुजरता है, जिसकी वजह से तोबा हुई का बैलेंस बिगड़ जाता है और उन्हें वापस जमीन पर आना पड़ता है। वो कल्टिवेशन करता है कि केओस फ्लावर पर मेरा हक है। अगर तुम में से किसी ने भी फ्लावर को लेने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी से बचने के लिए सब लोग अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं। उस कल्टिवेशन की पावर देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जॉन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर ये वोयड रियल्म का कल्टिवेटर है और हमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। युनलोंग कहता है कि काफी अजीब बात है कि वोयड रियल्म का पावरफुल कल्टिवेटर इतने वक्त तक हम सब लोगों के बीच छिपा हुआ था और हम उसका पता भी नहीं लगा सके। उसकी पावर देखकर लगता है कि अब केओस फ्लावर उसके हाथों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो कल्टिवेटर केओस फ्लावर के पास चला जाता है और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके फ्लावर को रहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेवनली लाइटनिंग से उस पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी राख में बदलकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ओचेंग कहता है कि वोयड रियल्म के पावरफुल कल्टिवेटर की बॉडी भी राख में बदलकर डिस्ट्रॉय हो गई। इससे पता चलता है कि केओस फ्लावर को पाना इतना आसान नहीं है और एक लायक इंसान ही उसे ले सकता है। एल्डरजिन कहते हैं कि केओस फ्लावर इमोर्टिलिटी पाथ पर जाने का रास्ता है, तो आखिरकार कोई भी उसे इतनी आसानी से हासिल कैसे कर सकता है। फ्लावर को लेने के लिए सब लोगों को अपने आप को साबित करना होगा। कुछ वक्त बाद केओस फ्लावर के आसपास की एनर्जी डीएक्टिवेट हो जाती है, तो यूनफे उड़कर केओस फ्लावर के पास चला जाता है। ये देखकर चुआन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, यूनफे केओस फ्लावर के पास कैसे चला गया। तो ओबायू कहती है कि जब उस वोयड रियल्म के कल्टिवेटर ने केओस फ्लावर को लेने की कोशिश की तो हेवनली लाइटनिंग ने उस पर अटैक करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आखिरकार अब यूनफे के वक्त हेवनली लाइटनिंग एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही। युनलोंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ग्रेट दाओ को समझाने वाली कल्टिवेटर ही केओस फ्लावर को ले सकते हैं, जिस वजह से यूनफे केओस फ्लावर के पास पहुंच गया है, क्योंकि उसने ग्रेट दाओ के एशियन टेस्ट को अपने ब्रेन में एजो कर लिया था। यूनफे केओस फ्लावर को टच करने लगता है, पर फ्लावर के आसपास इनविजिबल बैरियर था, जिस वजह से वो फ्लावर को टच नहीं कर पाता। अचानक इमोर्टल पॉन्ड के अंदर से हुन लुआन का ड्रैगन एक निकल कर आता है और उसके अंदर की एनर्जी यूनफे को पकड़ लेती है, जिससे जियो लाओ हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, इमोर्टल पॉन्ड में एक ड्रैगन एक कहां से आ गया। यूनफे की हालत देखकर तान तायू डर जाती है। वो अपने बो को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी फिनिक्स से हुन लुआन पर अटैक करती है। हुन लुआन कहता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर फिर भी तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर वो अपने ड्रैगन हेड से तान तायू की फिनिक्स को डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक कर देता है, पर तान तायू दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाती है। हुन लुआन कहता है कि मैं बहुत वक्त से केओस फ्लावर का इंतजार कर रहा था और आखिरकार अब मुझे केओस फ्लावर मिल जाएगा। ये कहकर वो अपनी ड्रैगन सोल को एक्टिवेट कर लेता है। उस ड्रैगन की एनर्जी को देखकर युनलोंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रू ड्रैगन एनर्जी रिलीज हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन का ट्रू ड्रैगन हो। तो अबायू कहती है कि मुझे लग रहा था कि हम यूनफे को खत्म करके केओस फ्लावर ले लेंगे, पर अफसोस की बात है कि अब केओस फ्लावर इस ड्रैगन के हाथों में चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी यूनफे अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करके हुनलोंग की केस से छूट जाता है और अपनी सॉक्स आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी टेक्निक की मदद से हुन लुआन को फ्रीज कर देता है और उसे अपने पर्पल गोल्ड फर्नेस के अंदर एजो कर लेता है। यूनफे अपने पर्पल गोल्ड फर्नेस के अंदर चला जाता है और हुन लुआन से कहता
कहता है कि तुम्हारी ट्रू फॉर्म अभी तक यिन यांग इमोर्टल पॉइंट के अंदर है, पर मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम जैसे फर्स्ट जनरेशन के ट्रू ड्रैगन को अपना माउंट बनाने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। हुन लुआन कहता है कि मैं एक सुप्रीम बीइंग हूँ, तो आखिरकार मैं तुम्हारा माउंट कैसे बन सकता हूँ? अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें इमोर्टल बनने का सही बात बताऊंगा और आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। युनफे कहता है कि जैसे ही मैं केओस फ्लावर को रिफाइन कर लूंगा मुझे अपनी सुप्रीम फाउंडेशन बनाने का मौका मिल जाएगा, तो आखिरकार उसके बाद तुम्हें इमोर्टल बनने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसीलिए अब तुम यही रुककर ट्रू फायर का मजा लो। ये कहकर युनफे अपने फर्नेस से बाहर निकल जाता है और केओस फ्लावर को अपने हाथ में ले लेता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एल्डर जिन कहते हैं कि 5 साल पहले युनफे ने केओस मॉन्यूमेंट के नीचे बैठकर अपनी यिन यांग दाओ बॉडी को जगा लिया था, जिसकी वजह से वो आज केओस फ्लावर को कंट्रोल कर पा रहा है। जियो लाओ कहते हैं कि केओस यिन यांग में ट्रांसफॉर्म होता है और यिन यांग 5 एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। हमारा तांताई क्लैन हजारों सालों से सीक्रेट रियल्म को गार्ड कर रहा है, पर अफसोस की बात है कि हम अभी तक यिन यांग दाओ बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाए। एल्डर जिन कहते हैं कि अगर युनफे ने केओस फ्लावर को रिफाइन कर लिया तो केओस दाओ बॉडी भी जागा लेगा, जिसके बाद उसका कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और उसे आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, जिसकी मदद से युनफे पूरी दुनिया के लिए इमोर्टलिटी पाथ को ओपन करके उनकी मदद कर सकेगा। और अगर युनफे इन सब चीजों में सफल हो गया तो हमारे क्लैन का मिशन भी पूरा हो जाएगा। एल्डर जुन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि यिन यांग दाओ बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद ही हम केओस फ्लावर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पहले इसके बारे में पता होता तो शायद युनफे की जगह केओस फ्लावर हमारे हाथ में होता। मुझे तो लगता है कि हमारे सीक्रेट रियल्म में आकर इतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम पहले ही इन सब चीजों का पता लगा लेते तो हमें इन सब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। डिंगलांग कहता है कि युनफे को पहले से ही पता था कि हम लोग केओस फ्लावर को नहीं ले सकते, पर फिर भी उसने सीक्रेट रियल्म के मैप को छिपाने का नाटक किया ताकि हम सब जबरदस्ती सीक्रेट रियल्म में आ जाएं और युनफे हमारी पावर का फायदा उठाकर आगे बढ़ सके। युनफे केओस फ्लावर के ऊपर बैठकर उसे रिफाइन करने लगता है, जिससे चुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि युनफे को सुप्रीम स्पिरिचुअल एसेंस मिल रहा है। वो इतना यंग होकर भी हम सब लोगों से आगे निकल रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ वक्त में युनफे केओस फ्लावर को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कोर स्पेस ओपन हो जाता है। एल्डर गोंगसुन कहते हैं कि कोर स्पेस ह्यूमन सोल्स का सी होता है और जैसे ही किसी का कोई स्पेस ओपन हो जाता है तो अपनी सोल से सीक्रेट रियल्म को ओपन करने की तरह होता है। जितना बड़ा स्पिरिचुअल सी होता है उतना ही ज्यादा कल्टिवेशन का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। युनफे के स्पिरिचुअल सी से एनर्जी निकलकर सीक्रेट रियल्म के बाहर निकल जाती है, जिससे एल्डर जिन हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि युनफे का स्पिरिचुअल सी बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसका कोई अंत नहीं है और ऐसा स्पिरिचुअल सी एशियन टाइम्स के बाद पहली बार देखा गया है। युनफे बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से उसके आसपास बहुत सारे केओस फ्लावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे जियो लाओ खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि युनफे का टैलेंट बहुत ही ज्यादा है और केओस फ्लावर की मदद से वो स्ट्रॉन्ग बन गया, तो अब उसका फ्यूचर एकदम अच्छा होने वाला है। तो ओबायू इसे पूछती है कि युनफे ने केओस फ्लावर को रिफाइन करके केओस दाओ बॉडी को जगा लिया, तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे? क्या हम इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? तो ओबायू कहते हैं कि अगर मैं युनफे को मारकर उसे रिफाइन कर लूं तो मुझे केओस फ्लावर का सुप्रीम स्पिरिचुअल एसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद मैं भी सुप्रीम फाउंडेशन बना पाऊंगा। कुछ वक्त में युनफे का कल्टिवेशन पूरा हो जाता है, जिससे उसकी नेसेंट सोल की पावर काफी बढ़ जाती है। वो कहता है कि अब मेरी नेसेंट सोल एक रियल्म की पावर को कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब यही है कि मैं पर्पल मिशन में पहुंचने वाला हूँ। ये कहकर वो तांतायू के पास चला जाता है, तो तांतायू उसे केओस फ्लावर को रिफाइन करने की बधाई देती है। युनफे कहता है कि अगर तुम्हारा तांताई क्लैन सीक्रेट रियल्म को ओपन नहीं करता तो मैं कभी भी केओस फ्लावर को रिफाइन कर सकता था। इसके लिए मैं तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। खैर अब हमें अपने दोस्तों के पास चलना चाहिए। ये कहकर युनफे अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जुआन से पूछता है कि क्या हमें युनफे पर अटैक कर देना चाहिए, पर जुआन उसे मना कर देता है। तभी युनफे को वहाँ एक इविल कल्टिवेटर दिखाई देता है, तो युनफे अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और गॉड आई से इविल कल्टिवेटर पर अटैक करता है, मगर इविल कल्टिवेटर उसके अटैक से
से बच जाता है और अपनी डेमोनिक फॉर्म में आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।